बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 52 ऑफ पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2021। बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंशाल्लाह वेरिएशन इन जेनेटिक्स के टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आज इस सिलसिले का आखिरी लेक्चर होगा और इस लेक्चर में इस चैप्टर के जो बकाया टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते हैं। आज के हमारे लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन, और ह्यूमन में जो डिफरेंट टाइप के सेक्स लिंक ट्रेट्स पाए जाते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे, जैसे कि एक्स लिंक ट्रेट्स या फिर वाई लिंक ट्रेट्स। एक्स लिंक ट्रेट्स में भी दो टाइप्स होती हैं, रिसेसिव एक्स लिंक्ड और डोमिनेंट एक्स लिंक्ड, और फिर वाई लिंक ट्रेट्स। इन ट्रेट्स में किस तरह का डिफरेंस पाया जाता है, कैसे ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और ये ट्रेट्स ऑटोसोमल ट्रेट से किस तरह से डिफरेंस रखते हैं, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आखिर में सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, जो कि दरअसल सेक्स रिलेटेड ट्रेट की टाइप्स होती हैं, इनको भी हम आज के लेक्चर में कवर करते हैं। तो आखिर तक आप हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह इन टॉपिक्स के हवाले से जो क्वेश्चंस एमडी कैट में पूछे जा सकते हैं उनको हम अच्छी तरह से अपने डिस्कशन के अंदर लेकर आएंगे और उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला एक्चुअली डिस्कवर हुआ था और वो टॉपिक क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी था। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन की बात करेंगे। ह्यूमन के अंदर सेक्स लिंकेज से क्या मुराद है, यहां पर भी हम ह्यूमन में जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, उनके बारे में स्टडी करेंगे। असल में देखो, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स 3 किस्म के होते हैं जिनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जिनके जीन सेक्स क्रोमोसोम्स पर या एक्स या वाई पर मौजूद हैं। दरअसल अगर आप ये एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम को कंपेयर करें, सपोज करो कि ये एक एक्स क्रोमोसोम है और ये एक वाई क्रोमोसोम है, दिस इज अ वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम एक तो साइज में छोटा होता है और दूसरा ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आमतौर पर हम किसी भी होमोलोगस पेयर के अंदर कहते हैं कि वो पूरे का पूरा जो पेयर है वो होमोलोगस है, लेकिन आप इसमें एक्स और वाई में याद रखिए कि एक्स और वाई का ये जो आर्म है, ये यानी शॉर्ट आर्म इसको आप आमतौर पर कहते हैं, दिस इज नॉन होमोलोगस आर्म। नॉन होमोलोगस आर्म यानी इधर कोई अगर ट्रेड का जीन मौजूद है ना तो उसका अलील यहां पर वाई पर नहीं होगा। ऐसे ट्रेड्स एक्स लिंक्ड होंगे। ऐसे ट्रेड्स को क्या कहा जाएगा? एक्स लिंक्ड। दीज ट्रेड्स हैव देयर जीन्स ओनली ऑन द एक्स क्रोमोसोम, नॉट ऑन द वाई। या तो ये जीन इस जगह पर मौजूद होंगे या फिर ये जीन इस जगह पर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है एक्स का, दिस पार्ट इज ऑल्सो नॉन होमोलोगस, क्योंकि इस पार्ट का भी करस्पॉन्डिंग रीजन वाई पर एब्सेंट है। तो इस तरह के जो ट्रेड्स होते हैं एक्स लिंक्ड, उनके जीन या तो एक्स के इस जगह पर होंगे या एक्स के इस जगह पर होंगे, तो ऐसी सूरत में ये एक्स लिंक्ड ट्रेड्स कहलाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी तरफ देखिए कि अगर किसी भी ट्रेड का जीन वाई क्रोमोसोम के इस हिस्से पर मौजूद है तो उसका कोई अलील ये एक्स के इस हिस्से पर मौजूद नहीं होगा। ये ट्रेड वाई लिंक ट्रेड कहलाएगा, वाई लिंक ट्रेड। और अगर किसी भी ट्रेड का जीन ये एक्स और वाई की इस हिस्से पर मौजूद है जो कि होमोलोगस है, ओनली दिस पार्ट ऑफ द एक्स एंड वाई इज होमोलोगस। ये पार्ट दरअसल होमोलोगस पार्ट है और इस पार्ट पर अगर किसी ट्रेड का जीन मौजूद है तो उसका अल्टरनेटिव अलील ये वाई के इस आर्म के ऊपर भी मौजूद होगा। यानी ये वाले जो ट्रेड्स होंगे ये एक्स एंड वाई लिंक्ड कहलाएंगे, एक्स वाई लिंक्ड ट्रेड्स इन्हें कहा जाएगा। इनका मोड ऑफ इनहेरिटेंस ये प्योरली एक्स लिंक्ड और प्योरली वाई लिंक्ड ट्रेड से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। यानी ये एक्स एंड वाई लिंक्ड ट्रेड बिल्कुल ऑटोसोमल ट्रेड की तरह बिहेव करेंगे, ये बिल्कुल ऑटोसोमल ट्रेड की तरह बिहेव करेंगे। और ये एक्स एंड वाई लिंक ट्रेड जो होते हैं, चूंकि ऑटोसोमल ट्रेड की तरह बिहेव करते हैं लेकिन होते एक्चुअली सेक्स लिंक्ड हैं, इस वजह से इनको स्यूडो ऑटोसोमल ट्रेड्स भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो
ऑटोजोमल। स्यूडो क्यों? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो हकीकत में ये ऑटोजोमल ट्रेड्स नहीं है, बट दे बिहेव जस्ट लाइक ऑटोजोमल ट्रेड, इस वजह से इनको स्यूडो ऑटोजोमल ट्रेड कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स हैं उनकी ये 3 टाइप्स आपने याद रखनी है, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और एक्स वाई लिंक्ड, जिनको स्यूडो ऑटोजोमल ट्रेड्स भी कहा जाता है। अच्छा, अब देखो ह्यूमन के अंदर हम इन ट्रेड्स को कैसे स्टडी करते हैं। ह्यूमन में एक बात याद रखिए कि हम ह्यूमन के केस में इस तरह से कोई डिजायर्ड क्रॉसेस परफॉर्म नहीं कर सकते कि भाई इसको इससे क्रॉस करके देखा जाए। जाहिर है कि ह्यूमन में मेटिंग्स जो होती हैं वो मैरिजेस कहलाती हैं और वो बाकायदा प्लान की जाती हैं। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली आप किसी को किसी के साथ यूँ फर्टिलाइज नहीं करवा सकते, जैसा कि आप एनिमल्स में या प्लांट्स में एक्सपेरिमेंटली इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो ह्यूमन में फिर हम जेनेटिक्स को कैसे स्टडी करें? असल में ह्यूमन में जेनेटिक्स स्टडी करने का तरीका ये होता है कि हम किसी भी ट्रेड को जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि किस फैमिली के अंदर वो ट्रेड पाया जाता है, और फिर हम उस फैमिली की डिफरेंट जनरेशंस का डाटा कलेक्ट करते हैं कि भाई इसकी प्रीवियस जनरेशन में ये ट्रेड किस किस इंडिविजुअल में मौजूद था। बेशक वो प्रीवियस जनरेशन मौजूद नहीं भी हो तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, या अगर वो मौजूद है तो उनको वैसे फिजिकली देखकर उनमें से ये डाटा ले लेते हैं। फिर वो जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें, फिर उससे बाद वाली जनरेशन के अंदर, यानी इस तरह 3-4 जनरेशन का डाटा कलेक्ट करके उसको सिंबॉलिकली अरेंज करते हैं। सिंबल्स की मदद से इंडिविजुअल्स को इस तरह से एक चार्ट की फॉर्म में अरेंज करते हैं, एंड दैट चार्ट इज कॉल्ड पेडिग्री। इस तरह से पेडिग्री बनाते हैं। जैसे ये आप देखें, ये पेडिग्री बनी हुई है। पेडिग्री क्या होती है? पेडिग्री इज अ सिंबॉलिक चार्ट which shows the inheritance of a particular trait in different generations of a family। देखो, एक जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन, ये तीसरी जनरेशन, तो डिफरेंट जनरेशंस के अंदर आप किसी भी ट्रेड की इनहेरिटेंस को अगर इस तरह से शो करें एक सिंबॉलिक चार्ट के थ्रू, तो दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक चार्ट इज कॉल्ड पेडिग्री। वैसे पेडिग्री का मतलब होता है शिजरा नसब। जैसे किसी भी फैमिली का शिजरा नसब कि ये फलां की औलाद है, ये फलां की औलाद है, ये फलां की औलाद है, फिर ऐसे करके पीछे चलते जाएं, तो ये शिजरा नसब, इसको पेडिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक्स में पेडिग्री क्या होती है कि आप किसी भी फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स को सिंबल्स की मदद से एक चार्ट की फॉर्म में शो करते हैं और फिर उसमें किसी ट्रेड की इनहेरिटेंस को दिखा रहे होते हैं। तो इस तरह का चार्ट दरअसल पेडिग्री कहलाएगा। तो एक्चुअली ह्यूमन के अंदर पेडिग्री एनालिसिस के जरिए जेनेटिक्स को स्टडी किया जाता है। पेडिग्री बनाते हुए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। ये सिंबल्स आपको यहां पर एक चार्ट में दिखाई गई हैं, इनको जरूर याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, इन सिंबल्स में ये मेल को रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर के साथ और फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के साथ। और अगर हमने किसी मेल के अंदर किसी पर्टिकुलर ट्रेड को शो करना है कि ये फलां ट्रेड, जैसे हम हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस या कोई भी ट्रेड स्टडी करें, और अगर उस मेल के अंदर वो ट्रेड मौजूद है, तो ऐसी सूरत में उसका सिंबल हम इस तरह से ब्लैक कर देंगे। तो ये अक्सर हम कोई जेनेटिक डिजीज को चूंकि स्टडी कर रहे होते हैं, इस वजह से ये ब्लैक कलर से शो करने वाला, या फिर अगर कलर डायग्राम है तो रेड कलर से इसको शो किया हुआ होगा, तो ये रेड या ब्लैक कलर का जो सिंबल होगा, स्क्वेयर्ड सिंबल, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल को इंडिकेट कर रहा होगा। और इसी तरह से ये ब्लैक या फिर रेड सर्कल, ये भी अफेक्टेड इंडिविजुअल को शो कर रहा है। देखो बच्चों, यहां पर याद रखो कि बाज़ औक़ात हम कोई नॉर्मल ट्रेड को भी स्टडी कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ नॉर्मल ट्रेड आप इसको फिर अफेक्टेड नहीं कहेंगे, फिर आप कहेंगे द इंडिविजुअल हैविंग दैट पर्टिकुलर ट्रेड। यानी जिस ट्रेड को भी आप फॉलो कर रहे हैं ना, उस ट्रेड की प्रेजेंस ब्लैक कलर से या रेड कलर से इंडिकेट की जाएगी, और उस ट्रेड की एब्सेंस को आप इस तरह से हॉलो, स्क्वायर और सर्कल, या फिर ग्रीन, अगर कलर डायग्राम है तो ग्रीन स्क्वायर और सर्कल से आप शो करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपने मेटिंग दिखानी है, यानी मैरिज शो करनी है, तो ये एक मेल और फीमेल सिंबल्स के दरमियान लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस लाइन इज कॉल्ड मैरिज लाइन, और इस तरह से ये हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन इंडिकेट हो रहा है। और अगर आपने बहन भाइयों को दिखाना है तो उसमें आपने ये मेल और फीमेल के सिंबल्स के ऊपर से इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये दरअसल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इंडिकेट हो रहे हैं। अच्छा, तो इसमें हमेशा ख्याल रखा जाता है कि जो फर्स्ट बॉर्न होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा और जो लास्ट बॉर्न होगा वो राइट साइड पे। यानी अगर आपको पेडिग्री में इस तरह से करके दिखाया हुआ है और यूँ नंबर दिया हुआ है 1 2 3 ऐसे करके, या कोई भी नाम रखे हुए इनके XYZ कुछ भी, और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से जो सबसे एल्डर ब्रदर या सिस्टर होगी इस फैमिली के अंदर वो कौन सी है, तो आपने जो सबसे लेफ्ट है उसको एल्डर मानना है, सबसे एल्डेस्ट मानना है, और जो सबसे राइट साइड पर है वो सबसे यंगर
इंडिविजुअल होगा उस जनरेशन का, ठीक है। तो इस तरह से ये पेडिग्री अरेंज की जाती है। और फिर देखो जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, डाइजाइगोटिक यानी फ्रेटर्नल ट्विंस, उनके लिए इस तरह का सिंबल बनाया जाता है, लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस का सिंबल इस तरह से शो किया जाता है। अदरवाइज अगर इस तरह का सिंबल है तो ये वैसे नॉन ट्विंस, ये सिस्टर एंड ब्रदर्स इंडिकेट हो रहे हैं। और अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड हो, अनस्पेसिफाइड सेक्स का मतलब क्या होगा, मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ कोई प्रेगनेंसी कंसीव हुई लेकिन बेबी बॉर्न होने से पहले ही एक्सपायर हो गया, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गई उसकी, तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि उसका सेक्स पता ही नहीं चला, तो लेकिन हम उसका भी डाटा ज़रूर पेडिग्री के अंदर इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह का केस आप ये इस तरह का एक स्क्वायर बनाएंगे जिसमें यूं हॉरिजॉन्टल स्क्वायर नहीं रखा जाएगा, थोड़ा सा आप इसको ऑब्लिक स्क्वायर बना देंगे। और फिर देखें अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आपको बता दिए। और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को अगर ऑटोसोमल हेट्रोजाइगस है उनको इस तरह शो करेंगे, लेकिन अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के केस में अगर हमने हेट्रोजाइगस शो करना हो, जिनको इनफैक्ट कैरियर्स कहा जाता है, उनको यूं इस सिंबल से शो करेंगे। असल में कैरियर इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल होता है जिसके अंदर जीन मौजूद होगा उस ट्रेट का, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा, यानी उसकी फिनोटाइप नॉर्मल होती है लेकिन वो वैसे जीन बियर कर रहा होता है। और अगर अबॉर्शन या स्टिल बर्थ हो रही है अनस्पेसिफाइड सेक्स के साथ, तो ऐसी सूरत में आप ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर देखो इन दोनों सिंबल्स में फर्क क्या होगा, यहां पर ये सेक्स अनस्पेसिफाइड से मतलब है कि ये ट्रांसजेंडर है, ये मैं शायद गलत कह गया था, ये बॉर्न होगा बट ट्रांसजेंडर होगा, उसको यूं आपने इंडिकेट करना है। बट स्टिल बर्थ या अबॉर्शन जो वक्त से पहले पैदाइश हुई हो या फिर अबॉर्शन हो गया हो, तो उसके अंदर अनस्पेसिफाइड सेक्स है, तो उसको इस तरह से इंडिकेट करेंगे। ये सिंबल सारी अगर आपको याद हो तो आप यहां से राइज होने वाले क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे a pedigree drawn to trace the inheritance of a recessive X-linked human disorder, the male with the disease will be represented by, तो अब कोई मेल जिसमें ये डिजीज मौजूद हो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने अभी आपसे शेयर किया था कि आप इसके लिए ब्लैक स्क्वायर यूज करेंगे, या कलर डायग्राम है तो आप रेड कलर का स्क्वायर यूज करेंगे। तो ये आप सिंबल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ ट्रेड्स की एग्जांपल लेते हैं। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स को पहले कवर करते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड, उसमें हीमोफीलिया की एग्जांपल ले रहे हैं। हीमोफीलिया के अलावा अभी हम इधर कलर ब्लाइंडनेस की भी बात करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस के साथ साथ एक और भी एग्जांपल आप याद रखिए, टेस्टिक्यूलर फेमिनाइजेशन। टेस्टिक्यूलर फेमिनाइजेशन ये एक और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है। यानी ये जो ट्रेड्स होते हैं ये एक जीन से कंट्रोल हो रहे होते हैं जो रिसेसिव नेचर का होता है, लेकिन एक्स के ऊपर लिंक्ड होता है, वाई के ऊपर इसका कोई अलील नहीं होगा। तो इसमें जैसे हीमोफीलिया की आप एग्जांपल है, हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर है और इसमें ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी एब्सेंस की वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप होता है। जिन लोगों में ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कोई मिसिंग होगा, ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं होगा और माइनर सा भी कोई कट या कोई प्रिकल हो जाए उनमें, तो ऐसी सूरत में ब्लीडिंग होना शुरू होगी और यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह हीमोफीलिया की अब तक कोई 3 मेजर टाइप्स डिस्कवर हो चुकी हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। और इन तीनों टाइप्स में दरअसल डिफरेंट काइंड के जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनमें डिफेक्ट देखा गया है। सबसे जो कॉमन हीमोफीलिया है, जो 80% ऑफ हीमोफीलियक्स दुनिया में जो पाए जाते हैं उनमें ये ट्रेड पाया जाता है। उनमें फैक्टर 8 है एक, जिसके डिफेक्ट की वजह से ये हीमोफीलिया ए कॉज हो रहा है, ठीक है। और हीमोफीलिया बी जो दूसरी मेजर टाइप है, 20% ऑफ हीमोफीलियक्स इन द वर्ल्ड आर अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया बी, और इसमें जो फैक्टर 9 है वो अफेक्टेड होगा। और हीमोफीलिया सी इज कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन द फैक्टर 11, ठीक है, फैक्टर 11। ये बहुत रेयर है, लेस देन 1% में ये इस तरह का प्रॉब्लम आता है, हीमोफीलिया सी इज कॉज्ड। तो ये अक्सर आपसे डाटा पूछा जाता है, इस डाटा को अच्छी तरह से याद रखिए। 80% या 20% के ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमारी पूरी पॉपुलेशन का 80% इस डिजीज से अफेक्टेड है। ये कहा जा रहा है कि दुनिया में जितने भी हीमोफीलियक्स हैं उनका 80% इस डिजीज से अफेक्टेड है। तो इनकी अगर जेनेटिक बेसिस देखी जाए तो हीमोफीलिया ए और बी दरअसल ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं। हीमोफीलिया ए भी और हीमोफीलिया बी भी ये एक ही जीन से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं,
दोनों अलग अलग जीन से कंट्रोल हो रहे हैं, बट देयर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड बोथ ऑफ देम आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स। और आमतौर पर जब हम हीमोफीलिया को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम ये हीमोफीलिया ए को ही फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है और ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के तौर पर अपने आप को शो करेगा। लेकिन हीमोफीलिया सी के बारे में आप याद रखो, ये रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट है, रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट, दिस इज नॉट सेक्स लिंक्ड। तो जब हम ये इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया की बात कर रहे होते हैं, तो वो हीमोफीलिया ए या फिर आप हीमोफीलिया बी को अज्यूम कर लें, हीमोफीलिया सी की यहां पर बात नहीं हो रही। देखो, जो हीमोफीलिया ए है ये दरअसल एक रिसेसिव एक्स लिंक ट्रेट है, तो इसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एच के साथ। हीमोफीलिया इज कंट्रोल्ड बाय हीमोफीलिया, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्मॉल एच, और जबकि इसके मुकाबले में जो नॉर्मलनेस है, द नॉर्मलनेस इज कंट्रोल्ड बाय कैपिटल एच। एंड सिंस बोथ ऑफ देम आर एक्स लिंक्ड, लिहाजा जो यहां पर जीनोटाइप बन रहा है वो देखिए कि अगर ये एक्स कैपिटल एच है तो ये एक फीमेल होगी विद नॉर्मलनेस, इसमें ब्लड नॉर्मली क्लॉट हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर ये एक्स स्मॉल एच वाई है तो ये जाहिर है कि हीमोफीलिया के फादर है। इन दोनों के दरमियान आप देख रहे हैं ये मैरिज लाइन, यानी हस्बैंड एंड वाइफ है इस वक्त ये, और उसके बाद फिर आप देखें कि इनके यहाँ ये ऑफस्प्रिंग दिखाएं, तो ये सेकंड जनरेशन के अंदर, ये पहली जनरेशन थी, ये जनरेशन नंबर्स शो किए हैं, तो पहली जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन के अंदर 2 इंडिविजुअल्स दिखाएं, और उसके बाद फिर सेकंड जनरेशन में ही एक इंडिविजुअल दूसरी फैमिली का शो किया है जिसकी शादी इस लड़की के साथ हो रही है। अब आप देखिए कि ये कैरियर फीमेल बॉर्न हुई है, कैरियर का जो जीनोटाइप होगा वो एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच होगा। कैसे हुआ, आप ये क्रॉस बना के देख लें। देखो, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, उसमें यही होगा कि इसको इससे क्रॉस किया जाए तो बताएं आगे क्या बनेगा। तो आपने परेशान नहीं होना, ना इधर रटे मारने, आपने जस्ट ये जीनोटाइप रखने, फौरन से क्रॉस सॉल्व करना है और देख लेना है आगे रिजल्ट क्या आ रहा है। मिसाल के तौर पर मैं सवाल ऐसे पूछता हूं आपसे कि व्हेन अ नॉर्मल वुमेन गेट मैरिड विद अ हीमोफिलिक मेल, देखो नॉर्मल वुमेन है, हीमोफिलिक मैन से उसकी शादी हो गई है, तो बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हीमोफिलिक सन। तो हीमोफिलिक सन तो कोई पैदा नहीं हो रहा, 0% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप देखो कि यहां से कैपिटल एक्स कैपिटल एच ये सन में जाएगा ना, तो जिस सन में भी ये जाए या जिस सन में भी ये जाए, दोनों सूरतों में सन हमेशा नॉर्मल ही आएगा। और डॉटर के अंदर एक एक्स कैपिटल एच यहाँ मदर से आ जाएगा और एक एक्स कैपिटल एच ये फादर से आएगा, तो जो फीमेल होंगी वो लाजमी डॉटर होंगी, जो डॉटर्स पैदा होंगी वो लाजमी तौर पर यहां पर कैरियर आएंगी। तो आप याद रखो कि एक अफेक्टेड मेल का ये जो ट्रेट है हमेशा उसकी डॉटर के जरिए आप देख रहे हैं कि उसके ग्रैंड सन में यानी उसके नवासे में ट्रांसफर हो रहा है। अगर इस डॉटर की शादी नॉर्मल मेल से हो रही है तो आगे आपको सन के अंदर भी इसकी इनहेरिटेंस दिखाई दे रही है और आगे डॉटर के अंदर कैरियर पैदा होने का चांस है, नॉर्मली भी पैदा हो रहे हैं। तो ये इस तरह का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ये ट्रेड शो कर रहा है। दिस काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इसके लिए टर्म यूज की जाती है क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस या इसको जिग जैग इनहेरिटेंस कहा जाता है। जिग जैग में क्या होता है कि एक जनरेशन बीच में से स्किप हो जाती है, एक ट्रेट किसी मेल से उसकी डॉटर के जरिए उसके ग्रैंड सन में ट्रांसफर होता है, यानी नाना से उसके नवासे के अंदर ये ट्रेट ट्रांसफर होगा, ये कभी भी बीच में दूसरी जनरेशन के अंदर अपीयर नहीं होगा। इस तरह के मोड ऑफ इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ये जितने भी एक्सेलिंग ट्रेट हैं, नॉट ओनली हीमोफीलिया बट कलर ब्लाइंडनेस एज वेल एज टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, ऑल ऑफ देम शो दिस टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक होगी बात। एक और बात याद रखिए कि ये जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस आपको बताया है, दिस इज मोर कॉमन इन मेल पॉपुलेशन देन फीमेल। वो क्यों, आप जरा गौर कीजिए कि ये एक्स कैपिटल एच ये फीमेल नॉर्मल है, एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच ये कैरियर फीमेल है, और एक्स स्मॉल एच यानी 3 किस्म की फीमेल में से सिर्फ एक अफेक्टेड है। तो 1/3 इज द चांस टू बी अफेक्टेड इन द फीमेल पॉपुलेशन। और फिर देखो मेल्स में एक्स कैपिटल एच वाई या फिर एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच वाई, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 2 किस्म के मेल दुनिया में मौजूद हैं, इनमें से अफेक्टेड होने का चांस एक के अंदर यानी 1/2।
थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो मेल के अंदर 1/2 चांस बन रहा है इसका, और फीमेल पॉपुलेशन में 1/3 चांस बन रहा है। 1/2 का मतलब होता है 50% और 1/3 का मतलब क्या है 33%। तो आप देखिए चांस किस में ज्यादा हुआ, मेल के अंदर। तो ऐसे ट्रेड, ये जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेड्स हैं, दे आर मोर कॉमन इन मेल पॉपुलेशन। और अगर रीजन पूछा जाए कि क्यों मेल के अंदर ज्यादा कॉमन है, तो रीजन इज दैट कि एक मेल को हीमोफीलियक बनने के लिए सिर्फ एक हीमोफीलियक जीन रिक्वायर्ड है, स्मॉल h, जो कि उसको उसकी मदर से मिल सकता है। तो इस तरह से अगर मदर इवन कैरियर हुई तो तब भी वो सन अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। डॉटर हमेशा अफेक्टेड तब होती है जब उसके बाद दोनों हीमोफीलियक के जीन्स आए। उसके लिए जरूरी है कि इस डॉटर का फादर जरूर हीमोफीलियक हो। अगर फादर हीमोफीलियक नहीं तो डॉटर कभी हीमोफीलियक नहीं हो सकती, ये बात जहन में बिठा लीजिए। तो अगर फादर हीमोफीलियक होगा, साथ उसकी मदर भी कैरियर होगी कम से कम, तो तब जाकर ये डॉटर एक हीमोफीलियक बॉर्न हो सकती है। तो इस वजह से फीमेल के अंदर इसका चांस कंपैरेटिवली कम है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अब आप एक सवाल देखिए कि विच जेनेटिक डिसऑर्डर हैज मोर प्रोबेबिलिटी इन द मेल पॉपुलेशन। तो अभी मैंने आपको समझाया कि ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेड जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, उनमें ये प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी। फिर एक और सवाल देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड। हीमोफीलिया ए है या हीमोफीलिया बी या हीमोफीलिया सी। तो अभी मैंने आपसे शेयर किया था कि हीमोफीलिया सी इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड। ये बाकी दोनों ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अच्छा, फिर व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया ए। अब इस सवाल को देखते ही बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और फौरन से वो आंसर पिक करते हैं 80%, क्योंकि उन्होंने ये डाटा पढ़ा हुआ होता है, बुक में से अच्छी तरह से याद किया होता है। तो वो फौरन कहते हैं कि हीमोफीलिया ए ये तो 80% है। तो बेटा ये गलत हो जाएगा आंसर। आप जरा स्टेटमेंट पे गौर कीजिए, व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय, यानी क्या दुनिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन हीमोफीलिया से अफेक्टेड है। क्या 80% हीमोफीलिया से अफेक्टेड है, पूरी दुनिया के 80% अफराद इससे अफेक्टेड हैं? ऐसा नहीं है। ये जो 80% बुक में लिखा हुआ है वो हीमोफीलियक्स में से बताया है कि दुनिया में जितने भी हीमोफीलियक्स होंगे उनका 80% हीमोफीलिया ए से अफेक्टेड है। सही है। तो इस वजह से यहां पर आंसर 80% आपने पिक नहीं करना। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ देम। हमारे पास इस तरह का कोई डाटा शेयर नहीं हुआ हुआ कि हम जिसकी बुनियाद पर यह बात बता सकें। तो नन ऑफ देम को आपने पिक करना है। अच्छा, उसके बाद फिर सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन के सिलसिले में हम एक और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड की बात करते हैं। इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या चीज होती है? देखो, हमारे बॉडी के अंदर हमारी आईज में रेटिना है, थर्ड लेयर है। तो रेटिना जो कि सबसे सेंसिटिव लेयर है, वो दरअसल जो भी हमारी विजन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेटिना के अंदर दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं रॉड्स, ये लंबे लंबे रॉड सेल्स, और दूसरे होते हैं कोन सेल्स। जो रॉड सेल्स होते हैं ये दो किस्म के, एक ब्लैक और दूसरे वाइट। और ये ब्लैक एंड व्हाइट जो विजन होती है, यानी विजन इन द डार्कनेस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डार्कनेस के अंदर जाहिर है कि कलर डिफरेंशिएशन नहीं होती, तो रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर विजन इन द डार्कनेस, जिसमें सिर्फ व्हाइट और ब्लैक का अंदाजा हो रहा है। लेकिन ये जो कोन सेल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर विजन इन द ब्राइटनेस। और ब्राइटनेस में वी कैन कैपेबल टू डिफरेंशिएट अमंग द कलर्स। कलर्स को हम डिफरेंशिएट करने के काबिल होते हैं। दरअसल इन कोन सेल्स के अंदर कुछ खास किस्म के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उनको इन जनरल कहते हैं ऑप्सेंस। उन्हें इन जनरल क्या कहते हैं? ऑप्सेंस, या इनको आईडॉप्सेंस भी कहा जाता है, आईडॉप्सेंस। और इसी तरह से ये रॉड के अंदर भी कुछ ऑप्सेंस मौजूद हैं, उनको दरअसल रोडॉप्सेंस कहा जाता है, रोडॉप्सेंस। यानी ऑप्सेंस दोनों के अंदर मौजूद हैं। रॉड सेल्स के अंदर, रॉड सेल्स में रोडॉप्सेंस, और कोन सेल्स के अंदर, जो कोन सेल्स हैं उनमें आइडॉप्सेंस मौजूद हैं। तो ये जो आइडॉप्सेंस हैं, तीन किस्म के ये आइडॉप्सेंस हैं। एक को कहते हैं एरिथ्रोलैब, जो कि ये रेड कलर का आइडॉप्सन है। दूसरा है क्लोरोलैब, जो ग्रीन कलर का आइडॉप्सन है। और तीसरा है साइनोलैब, जो कि ब्लू कलर का आइडॉप्सन है। यानी कोन सेल्स हमारे तीन मुख्तलिफ अक़साम के हो गए, रेड कोन्स, ब्लू कोन्स और इस तरह से ग्रीन कोन्स। तो जिन लोगों के अंदर ये तीनों आइडॉप्सन बिल्कुल असल हालत में मौजूद हैं, बिल्कुल इंटैक्ट हैं, किसी किस्म की खराबी नहीं है,
तो वो शख्स नॉर्मल कलर विजन रखता है। और इस नॉर्मल कलर विजन के लिए टर्म यूज की जाती है ट्राइक्रोमेसी, यानी ऐसे शख्स को ट्राइक्रोमेट पर्सन कहा जाता है। यानी ट्राइक्रोमेट एक ऐसा पर्सन है जो तमाम किस्म के कलर्स को सही तौर पे देख सकता है। अगर ये तीन आइडोप्सिन्स बिल्कुल ठीक हों, ये तीन कलर्स की परसेप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो बाकी तमाम कलर्स फिर बिल्कुल सही नजर आते हैं। ठीक है, इसके मुकाबले में जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो या तो डाइक्रोमेसी कहलाएगी या मोनोक्रोमेसी कहलाएगी। डाइक्रोमेसी में क्या होगा कि तीन में से कोई एक डिफेक्टिव होगा, दो ठीक होंगे। जैसे तीनों ठीक थे तो ट्राइक्रोमेसी, अगर दो ठीक हैं तो डाइक्रोमेसी। और मोनोक्रोमेसी एक ऐसी कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें तीन में से दो डिफेक्टिव होते हैं, एक ठीक होता है, तो इसे मोनोक्रोमेसी कहा जाएगा। मोनो, डाई, ट्राई, ये नंबर हम यूज कर रहे हैं कि कितने आइडोप्सिन्स करेक्ट हैं। अगर एक करेक्ट है तो मोनोक्रोमेसी टाइप की कलर ब्लाइंडनेस, दो करेक्ट हैं तो डाइक्रोमेसी टाइप की कलर ब्लाइंडनेस, और तीनों करेक्ट हैं तो फिर कलर ब्लाइंडनेस नहीं, फिर नॉर्मल कलर विजन, दैट इज ट्राइक्रोमेसी। ओके, अब आप देखिए कि ये जो डाइक्रोमेसी होती है, डाइक्रोमेसी, इनकी तीन टाइप्स हैं। अगर इरिथ्रोलैब जो कि रेड ऑप्शन था या रेड आइडोप्सिन है, ये अगर डिफेक्टिव हो तो ऐसी सूरत में प्रोटेनोपिया विल बी द रिजल्ट, इसे रेड कलर ब्लाइंडनेस कहा जाएगा। और अगर क्लोरोलैब जो ग्रीन ऑप्शन था ये अगर डिफेक्टिव है तो ड्यूटेरोनोपिया विल बी द रिजल्ट, ये भी एक किस्म की डाइक्रोमेसी है, इसे ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और साइनोलैब अगर डिफेक्टिव है, दैट इज ब्लू ऑप्शन, तो ऐसी सूरत में आप देखिए कि एक और किस्म की डाइक्रोमेसी रिजल्ट होगी, दैट इज कॉल्ड ट्राइटेनोपिया। सही, तो ट्राइटेनोपिया को ब्लू कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। लेकिन ये जो मैंने आपको डाइक्रोमेसी की तीन टाइप्स बताई हैं, ये ज्यादा कॉमन नहीं है। इनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है कलर ब्लाइंडनेस की, वो कहलाती है ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। इसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें एट अ टाइम ये इरिथ्रोलैब और क्लोरोलैब दोनों डिफेक्टिव होते हैं और रेड और ग्रीन कलर की परसेप्शन करेक्ट नहीं होती, और रेड और ग्रीन कलर बिल्कुल वो उनके दरमियान कोई तमीज नहीं की जा रही होती, बिल्कुल एक जैसे वो नजर आ रहे होते हैं। सही, तो ये आपने ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी को याद रखना है। यहां पर भी आप देखो इसकी जेनेटिक बेसिस, इसमें आप याद रखें कि ये जो रेड कलर ब्लाइंडनेस है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, सॉरी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और बिल्कुल इसी तरह से ये जो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, दिस इज आल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और चूंकि इन दोनों के जो जीन्स हैं बहुत टाइटली लिंक्ड हैं, इस वजह से अक्सर ये दोनों एक साथ ही डिफेक्टिव होते हैं और ये तभी फिर ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी डेवलप होती है, जिसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इन दोनों की इंडिविजुअल म्यूटेशन बहुत रेयरली देखी गई है। ट्राइटेनोपिया, इसका जीन एक ऑटोसोम पर मौजूद है, क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर इसका जीन है, तो ये एक ऑटोसोमल ट्रेट है। सही, तो अब हम यहां पर जो इसकी जेनेटिक बेसिस की बात कर रहे हैं, ये जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए जो जीन सिंबल है वो स्मॉल सी होगा, और जबकि नॉर्मल विजन के लिए जो जीन सिंबल हम यूज करेंगे वो कैपिटल सी है, दैट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल सी। और चूंकि ये एक्स के साथ लिंक है तो उसी तरह जीनोटाइप बनाया जाएगा जैसे अभी आपको शो किया था। यानी यहां पर आप देखिए कि अगर ये एक्स कैपिटल सी है तो ये नॉर्मल मदर, और ये आप देख रहे हैं अफेक्टेड फादर, दोनों की मैरिज हुई तो कैरियर डॉटर, और इसकी शादी अगर नॉर्मल मेल से हो तो अगेन यहां पर चांस होगा कि सन अफेक्टेड हो सकता है। वही क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, वही सारी बातें जो हीमोफीलिया के मुतालिक बताई, उसी तरह से यहां पर भी होगा। अब यहां पर ना आपसे चांस वर्कआउट करने के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसमें बेटे याद रखना है आपने कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई अगर कैरियर डॉटर या कैरियर वुमेन नॉर्मल मेल से शादी करती है तो बताओ कि उनके बच्चों के अंदर अफेक्टेड मेल का कितना चांस है। तो जब मेल अफेक्टेड का या अफेक्टेड सन, यूं चाइल्ड का सेक्स मेंशन हो, तो आपने फिर उसमें से कैलकुलेट करना है। मसलन जैसे अफेक्टेड सन पूछा गया तो आप इन दो में से कैलकुलेट करें, यानी दो में से एक अफेक्टेड है तो यानी 50% अफेक्टेड मेल होंगे। अगर यहां पर चाइल्ड का सेक्स मेंशन ना होता बल्कि अफेक्टेड चाइल्ड पूछा जाता, फिर आप इन चारों में से वर्कआउट करते, चारों में से एक अफेक्टेड है तो 1/4 चांस हो जाता। तो यहां पर थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, यहां पर अक्सर गलतियां हो जाती हैं, तो बी केयरफुल एट दिस पॉइंट। आप इस तरह के कुछ सवाल देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन सा है? रेड कलर ब्लाइंडनेस, ये तो अभी बताया था, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है।
ब्लू कलर ब्लाइंडनेस ये ऑटोसोमल है क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर इसका जीन मौजूद है। ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी रिसेसिव एक्स लिंक्ड है, हीमोफीलिया ए भी रिसेसिव एक्स लिंक्ड है, तो यहां पर आंसर बी होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसी तरह से ये सवाल देखिए कि इफ अ कैरियर वुमेन गेट मैरिड टू अ मैन हैविंग नॉर्मल कलर विजन, यानी कैरियर वुमेन है और मैन जो है वो नॉर्मल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड विद, अब चाइल्ड पूछा जा रहा है, यहां पर सेक्स मेंशन नहीं है, विद नॉर्मल कलर विजन इन देयर चिल्ड्रन। देखो यहां पर अफेक्टेड चाइल्ड नहीं पूछा गया, जरा गौर से देखिए, नॉर्मल कलर विजन। अफेक्टेड पूछा जा रहा होता तो हम यहां पर 25% को पिक करते हैं। अब चूंकि यहां पर आपसे नॉर्मल पूछा जा रहा है तो नॉर्मल होने का चांस कितना है, 75%। यहां पर राइट आंसर ये हो जाएगा 75%। और इसी तरह से अब आप देखिए कि इफ अ कैरियर वुमेन, अगेन कैरियर वुमेन गेट मैरिड टू अ नॉर्मल या मैन हैविंग नॉर्मल कलर विजन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन विद नॉर्मल कलर विजन। अब सन पूछा जा रहा है तो अब आपने सन में से कैलकुलेट करना है, तो 2 सन में से एक अफेक्टेड था, एक नॉर्मल, तो यहां पर चांस क्या होगा, 50%। यहां पर आपने ओवरऑल कैलकुलेट नहीं करना, आपने यहां पर सिर्फ सन में से इसको कैलकुलेट करना है, तो यहां पर अब 50% आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस में जरा आपने केयरफुल रहना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए कि इफ अ मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर अ रिसेसिव सेक्स लिंक ट्रेट एंड हर हस्बैंड हैज अ डोमिनेंट एलील, अगर वो हेट्रोजाइगस है तो इसका मतलब है वो कैरियर है। ठीक है, यहां पर भी बात वही कैरियर वाली हो रही है। फॉर अ रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट, फॉर, और जबकि हस्बैंड जो है वो डोमिनेंट अलील रखता है, वो नॉर्मल है। डोमिनेंट अलील का मतलब है वो नॉर्मल है, वही वाली सिचुएशन जो पिछले क्रॉस में थी। तो अब आप देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देयर सन विल हैव रिसेसिव ट्रेट, ऐसा नहीं होगा। हाफ ऑफ देयर सन विल हैव रिसेसिव ट्रेट, बिल्कुल ये पॉसिबल है, सही। नन ऑफ देयर सन विल हैव द रिसेसिव ट्रेट, ये भी मुमकिन नहीं है। ऑल ऑफ देयर डॉटर्स विल बी हेट्रोजाइगस, नहीं, आधी हेट्रोजाइगस होंगी, ये भी जैसे आपको पेडिग्री में मैं शो कर रहा था, तो यहां पर राइट आंसर बी कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद अब हम कुछ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की बात करते हैं, जैसे हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स की एक एग्जांपल दी हुई है। ये रिकेट्स जो डाइटरी रिकेट्स है उससे मुख्तलिफ है। डाइटरी रिकेट्स में तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन वीक हो जाती है। यहां पर क्या होता है कि एक डोमिनेंट जीन है जिसको हम कैपिटल डी से शो कर रहे हैं। दिस डोमिनेंट जीन जो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट को कॉज करते हैं, इसको कैपिटल डी से शो किया जा रहा है। इसकी वजह से विटामिन डी इनसेंसिटिविटी कॉज हो जाएगी। दिस कैपिटल डी क्या कॉज कर रहा है, कैपिटल डी कॉजेस विटामिन डी इनसेंसिटिविटी। विटामिन डी इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या है, विटामिन डी इनसेंसिटिविटी का मतलब है कि विटामिन होने के बावजूद, ये विटामिन डी होने के बावजूद ये काम नहीं कर पाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा और हमारे गट में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और बोन के अंदर उनकी डिपोजिशन नहीं होगी और बोन वीकन हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम होता है। अब इसमें चूंकि जो ट्रेट है वो डोमिनेंट जीन से कंट्रोल हो रहा है, तो ये देखो एक्स कैपिटल डी ये जिस मेल के साथ मौजूद है, एक्स कैपिटल डी वाई, तो ये अफेक्टेड मेल है। इधर नॉर्मल जो वुमेन होगी वो एक्स स्मॉल डी के साथ होगी। अब इनकी मैरिज होती है तो यहां पर जो डॉटर पैदा हो रही है, डॉटर वैसे हेट्रोजाइगस है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में तो हमने इसको कैरियर कहा था, लेकिन ये कैरियर नहीं है, ये अफेक्टेड होगी, ये हेट्रोजाइगस अफेक्टेड है। कैरियर टर्म हमेशा आप वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में यूज करते हैं। अब इसकी मैरिज अगर नॉर्मल मेल से हो तो ऐसी सूरत में सन भी अफेक्ट होने का चांस है और डॉटर के भी अफेक्ट होने का चांस है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आप इनहेरिटेंस देख रहे हैं ये क्रिस क्रॉस नहीं है, ये स्ट्रेट इनहेरिटेंस है, हर जनरेशन में इनहेरिटेंस होगी। लेकिन ये बात वाजे रहे कि ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं दे आर कॉमन इन फीमेल, ये फीमेल में ज्यादा कॉमन होंगे एज कंपेयर टू मेल। मेल में ये लेस कॉमन होते हैं। ठीक है, फीमेल में 2 तरह के चांसेस, यानी हेट्रोजाइगस फीमेल ये भी अफेक्टेड हो सकती है और जो होमोजाइगस होगी कैपिटल डी के साथ वो भी अफेक्टेड हो सकती है। तो इस वजह से ये चांस फीमेल में ज्यादा है। और वैसे भी आप देखिए जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था कि एक्स कैपिटल डी तो ये अफेक्टेड फीमेल है, एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी ये अफेक्टेड फीमेल है, और एक्स स्मॉल डी सिर्फ इस केस में ये नॉर्मल फीमेल होगी। तो आपने देखा कि यहां पर 3 किस्म की फीमेल जो दुनिया में पाई जाती हैं उनमें से 2 अफेक्टेड हैं, सिर्फ एक नॉर्मल है। तो यहां पर अफेक्टेड होने का चांस कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया। 2/3 इज द चांस
टू बी अफेक्टेड इन द फीमेल पॉपुलेशन। पूरी दुनिया में जितनी भी फीमेल पॉपुलेशन होगी वहां पर 2/3 है। और इसके बरक्स अगर आप मेल पॉपुलेशन में देखें तो मेल पॉपुलेशन में एक्स के ऊपर अगर ये कैपिटल डी आ गया तो ऐसी सूरत में ये मेल अफेक्टेड होगा, लेकिन अगर एक्स के ऊपर स्मॉल डी मौजूद हुआ तो ऐसी सूरत में ये मेल नॉर्मल होगा, इसमें हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स मौजूद नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जितनी भी मेल पॉपुलेशन पाई जाती है उनमें दो तरह के मेल्स हैं, या तो ये मेल इस तरह के होंगे या फिर ये मेल इस तरह के होंगे। तो आप देखिए मेल पॉपुलेशन में अफेक्टेड होने का चांस 1/2 है। आपने नोटिस किया कि जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेड है वहां पर भी मेल पॉपुलेशन में चांस थ्योरेटिकली 1/2 था, और ये जो डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेड्स हैं इनमें भी मेल पॉपुलेशन में चांस 1/2 है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम फीमेल पॉपुलेशन बात करें तो जैसे रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेड में फीमेल पॉपुलेशन में अफेक्टेड होने का चांस 1/3 था और यहां पर 2/3 है, तो यहां पर कंपैरेटिवली चांस ज्यादा हो जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेड्स थे वो तो मेल पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन थे, और फिजिकली अगर आप डाटा कलेक्ट करें दुनिया से तो आपको ऐसा ही नजर आएगा। और जबकि इसके बरक्स ये जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं ये फीमेल पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा कॉमन आपको दिखाई देंगे, ये मेल में कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये जो आपको एक मॉडल पेडिग्री दिखाई हुई है, इस मॉडल पेडिग्री में अगरचे यहां पर जनरेशंस कम है, इस वजह से आपको ये फीमेल और मेल इक्वल नंबर में अफेक्टेड लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई ज्यादा बड़ी पेडिग्री बनाएं जिसमें कोई 4 से 5 जनरेशंस दिखाई हुई हों जिन फैमिलीज के अंदर ये डिजीज पाई जाती है, तो वहां पर आपको ज्यादा फीमेल इंडिविजुअल्स के अंदर आपको ये ट्रेड दिखाई देगा। अच्छा, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि वाई लिंक्ड ट्रेड्स कौन से होते हैं। वाई लिंक्ड ट्रेड्स को होलेंड्रिक ट्रेड्स भी कहा जाता है, और इसकी एक एग्जांपल हम यहां पे कवर करेंगे, SRY या सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन वाई। इसको SRY जीन भी कहते हैं, या फिर इसको टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर भी कहा जाता है, TDF टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, या फिर इसको सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन वाई। तो आप देखिए कि इसके अलावा और जो यहां पर डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं उसमें ये हाइपर ट्राइकोसिस है, दैट इज ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द रिम ऑफ द पिन्ना, एयर पिन्ना के ऊपर। आपने देखा होगा बास मर्दों के यहाँ पर हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और उनको बकायदा यहाँ से साफ करवाना पड़ता है। फिर इसी तरह से पोर्क्यूपाइन मैन, यानी ये एक ट्रेड होता है जिसमें स्ट्रेट हेयर्स ऑन द बॉडी सरफेस डेवलप हो जाते हैं। नॉर्मली हेयर्स ये स्मूथ होते हैं और थोड़े से डेलिकेट होते हैं, बट कुछ लोगों के अंदर ये हेयर्स थोड़े से स्टिफ होते हैं और यूं बिल्कुल इरेक्ट होंगे। तो ये पोर्क्यूपाइन मैन ये जो ट्रेट है ये भी दरअसल वाई लिंक्ड ट्रेट है। और इसी तरह से वेबिंग टोज, तो वेबिंग टोज में जो पैरों की उंगलियां उनके दरमियान इस तरह से ज्वाइनिंग होगी, वेब्स बनी हुई होंगी, और इसके साथ साथ ही माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन। तो ये ट्रेड सारे आपने वाई लिंक्ड ट्रेड या इनको होलेंड्रिक ट्रेड के नाम से याद रखना है। यहां पर आप देखिए कोई भी इस तरह का ट्रेड ले लीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर SRY जीन का ट्रेड है, यानी जो मेलनेस का ट्रेट इसे आमतौर पर कहा जाता है, ये वाई क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के ऊपर इसका जीन मौजूद है। और आप देखिए कि ये ट्रेट ये अगरचे कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो नॉर्मलनेस का जीन है और इसकी कोई अल्टरनेटिव स्टेट भी नहीं है। ये एक मोनो अलीलिक ट्रेट है, ठीक है। मोनो अलीलिक का मतलब है कि इसका एक ही अलील है, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव अलील नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जिस शख्स के पास भी वाई क्रोमोसोम मौजूद होगा उसके पास ये SRY जीन भी प्रेजेंट होगा, और SRY जीन की मौजूदगी की वजह से ही दरअसल वो मेल बनता है। तो आप देखें कि ये XY इस मेल के अंदर मौजूद है, इसके अंदर ये ट्रेड हमने शो किया है, और इस फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं है, तो इस वजह से यहां पर ट्रेड नहीं है। इसके जो भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे उनमें मेल के अंदर ये ट्रेड जाएगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम मेल हमेशा अपने फादर से इनहेरिट करता है, तो उन मेल इंडिविजुअल्स में ये ट्रेड होगा, लेकिन फीमेल में नहीं होगा। और इन मेल्स की शादी आगे फिर किसी भी फीमेल से हो तो आगे फिर उनकी अगली जनरेशन के अंदर भी आपको ये ट्रेड दिखाई देगा। तो आप अगर किसी भी पेडिग्री में देखते हैं कि सिर्फ मेल के अंदर पर्टिकुलर ट्रेड को शो किया हुआ है, फीमेल किसी में भी ये ट्रेड नहीं दिखाया हुआ, तो ये दरअसल कोई वाई लिंक्ड ट्रेड की पहचान होती है। तो इस तरह से ये हमने 3 किस्म के सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स ऑब्जर्व किए।
इनके हवाले से 2-3 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपसे शेयर किया जा रहा है कि स्ट्रेट हेयर्स ऑन द बॉडी एंड वेबिंग टोज आर द एग्जांपल्स ऑफ विच काइंड ऑफ ट्रेड। तो अभी जैसे हमने जिक्र किया कि ये दरअसल वाई लिंक ट्रेड्स होते हैं जिनको हॉलैंड्रिक ट्रेड्स भी कहा जाता है, तो बी इज देयरफॉर करेक्ट आंसर। उसके बाद अ ट्रेड विच इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम अफेक्टेड फादर टू द सन ओनली। तो अब आप देखो कि किसी फादर से सिर्फ सन में अगर कोई ट्रेड ट्रांसमिट हो रहा है तो ये इस बात का एविडेंस है कि ये वायलिंग ट्रेड होगा, ये कोई और टाइप का ट्रेड नहीं हो सकता। तो ये भी डी आंसर यहां पे करेक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पेडिग्री को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे, यहां से कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आपको कोई पेडिग्री दिखाई जाएगी और उसमें से मुख्तलिफ तरह के सवालात होंगे, तो कैसे सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर थोड़ी ग्रिप होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये पेडिग्री आपको इस तरह शो की गई है। जरूरी नहीं है कि जो पेडिग्री इस बुक के अंदर बनी हुई है सिर्फ वही आपको शो की जाए। यहां पर कोई भी पेडिग्री आपको इस तरह से दिखाकर पूछा जा सकता है कि बताइए इस पेडिग्री में किस किस्म के ट्रेड के इनहेरिटेंस को शो किया गया है। जैसे व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मॉडल इज शोन इन द गिवन पेडिग्री, और आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए होंगे तो आपने चूज करना होगा। अब आप कैसे चूज करेंगे? देखिए, अगर आपको किसी भी पेडिग्री के अंदर ये डॉटेड सर्कल्स नजर आ रहे हैं ना, जो कि कैरियर फीमेल के सिंबल्स होते हैं, तो ये इंडिकेशन है कि ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेड है। और दूसरी इसकी पहचान ये होगी कि यहां आपको ज्यादा मेल्स अफेक्टेड दिखाई देंगे। आप देखिए यहां पर इस पूरी पेडिग्री में इत्तेफाक से कोई भी फीमेल आपको अफेक्टेड नजर नहीं आ रही, लेकिन मेल्स आपको काफी सारे अफेक्टेड नजर आ रहे हैं। और वैसे भी आप देखिए कि क्रिस क्रॉस पैटर्न साफ तौर पर वाजे है कि ये अफेक्टेड मेल का ट्रेड उसकी डॉटर के जरिए उसकी ये मैटरनल ग्रैंडसन के अंदर यूं ट्रांसमिट हुआ। तो इस वजह से यहां पर आप ये इजीली गेस कर सकते हैं कि ये कौन से ट्रेड की इनहेरिटेंस को इस पेडिग्री के अंदर शो किया गया है। तो ऑब्वियसली ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेड की पेडिग्री है। बिल्कुल इसी तरह से आप इस पेडिग्री के ऊपर गौर कीजिए, तो यहां पर आपको एक तो डॉटेड सर्कल्स नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब है रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेड नहीं है। और दूसरा यहां पर अगर आप काउंट करें तो ये फीमेल अफेक्टेड है, ये फीमेल अफेक्टेड है, ये और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 फीमेल अफेक्टेड हैं, और जबकि इसमें 4 मेल्स अफेक्टेड हैं। तो इसका मतलब है कि फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड। तो ये इंडिकेशन होती है डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेड की। ठीक है, तो इसको आपने डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेड के तौर पर रिकॉग्नाइज करना है। और इसी तरह से आप देखिए कि अगर आपको इस तरह कोई पेडिग्री दिखाई गई है और उसमें सिर्फ मेल के अंदर ट्रेड को शो किया हुआ है, फीमेल किसी के अंदर भी वो ट्रेड नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये वाई लिंक ट्रेड की इनहेरिटेंस यहां पे रिप्रेजेंट की जा रही है। तो एक तो पेडिग्री एनालिसिस से आपने इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के मोड ऑफ इनहेरिटेंस को उस पेडिग्री में शो किया गया है। दूसरा, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स टू द नॉर्मल इंडिविजुअल्स इन द पेडिग्री। अब आपने तमाम इंडिविजुअल्स को काउंट करना है और अफेक्टेड टू नॉर्मल रेशियो काउंट कर लेना है। बहुत ही आसान है। और इसी तरह से नॉर्मल टू अफेक्टेड रेशियो भी पूछा जा सकता है। इवन यहां पर आपसे मेल और फीमेल का रेशियो भी पूछा जा सकता है। और फिर जैसे आपसे ये शेयर किया था कि जो लेफ्ट साइड पर इंडिविजुअल्स गिवन होते हैं किसी भी ये शिप लाइन के ऊपर, तो वो सबसे बड़े यानी उम्र में सबसे एल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं, एल्डेस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, और जो राइट साइड पर होंगे वो यंगेस्ट इंडिविजुअल्स होंगे। तो आप देखिए कि अगर हम यहां पर लेबलिंग कर दें, यूं इनके नाम रख दें, तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये जो फीमेल होगी, ये डॉटर, ये सबसे बड़ी होगी इस फैमिली के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी यहां से आ सकते हैं। फिर देखो जैसे व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल इंडिविजुअल्स टू द फीमेल इंडिविजुअल्स इन द पेडिग्री, ये मैंने आपसे शेयर किया। या विच जनरेशन शोज हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पेडिग्री। अब देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ जनरेशंस कितनी शो की गई हैं, 1 जनरेशन, फिर इसी तरह से ये 2nd जनरेशन, फिर ये 3rd जनरेशन, फिर 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। तो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल कौन सी जनरेशन में दिखाए गए हैं, आपसे ये वाली बात भी पूछी जा सकती है। तो यूं मुख्तलिफ तरह के सवाल, इवन समटाइम रिलेशनशिप्स भी पूछी जाती हैं। बताइए कि ये जो 2 अफेक्टेड लोग हैं, ये और ये, इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। तो जाहिर है कि ये मैटरनल ग्रैंडफादर है यानी नाना है, और ये उसका नवासा है। तो आप ये रिलेशनशिप्स के ऊपर भी ग्रिप रखिए, और इसके अलावा जो बाकी तरह के आपसे सवाल शेयर किए हैं इनको भी जरा आप एनालाइज करने की कोशिश करें, तो कोई भी पेडिग्री दिखाकर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, फिर एक सवाल देखिए कि अ जीन प्रेजेंट ऑन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड।
तो अभी जैसे आपसे जिक्र किया था कि 3 टाइप्स के सेक्स लिंक ट्रेड्स होते हैं। एक होते हैं एक्स लिंक ट्रेड, दूसरे वाई लिंक ट्रेड्स और तीसरे एक्स एंड वाई लिंक ट्रेड। तो अगर दोनों के ऊपर ये एक्स और वाई के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है तो ये एक्स एंड वाई लिंक ट्रेड होंगे और इन्हीं ट्रेड्स को दरअसल स्यूडो ऑटोसोमल ट्रेड्स भी कहा जाता है। लिहाजा राइट आंसर यहां पर ये डी हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद हम आखिर में अब बात करते हैं सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स के मुतालिक। अब तक हमने जो बात की वो सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स की बात की थी। सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स और सेक्स रिलेटेड में फर्क क्या होगा? सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स ऐसे ट्रेड्स हैं जिनके जीन्स एक्स पर या फिर वाई पर मौजूद हैं, लेकिन इन ट्रेड्स का ताल्लुक जरूरी नहीं है कि मेल या फीमेल सेक्स के साथ हो। मिसाल के तौर पर आपने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ी तो कलर ब्लाइंडनेस का ताल्लुक आइज के साथ है। आपने हीमोफीलिया पढ़ा, हीमोफीलिया का ताल्लुक ब्लड के साथ है। तो ये आपने जितने भी अब तक ट्रेड्स देखे जिनको हमने सेक्स लिंक्ड कहा था, उनके जीन्स एक्चुअली एक्स या वाई पर मौजूद है, बट एक्चुअली वो ट्रेड सेक्स से रिलेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जो हम ट्रेड्स पढ़ने जा रहे हैं वो सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स हैं और इन ट्रेड्स का ताल्लुक मेल या फीमेलनेस के साथ है। सही, ये ट्रेड्स सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाने वाले जीन से भी कंट्रोल हो सकते हैं, यानी दे मे बी सेक्स लिंक्ड और दे मे नॉट बी सेक्स लिंक्ड, यानी ये ऑटोसोमल भी हो सकते हैं और ये सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं। बट इनमें ये जरूर होगा कि दीज ट्रेड्स मस्ट बी एसोसिएटेड आइदर विद मेल और विद फीमेल। तो सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स की 2 टाइप्स होती हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स और दूसरे सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये लिमिटेड होंगे मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक के अंदर, यानी दे आर फाउंड इन आइदर ऑफ द 2 सेक्सेस, यानी या तो मेल के अंदर ये पाए जाते होंगे ये ट्रेड या फीमेल में। जीन अलबत्ता इन ट्रेड्स के दोनों के अंदर होंगे, बट वो जीन किसी एक ही इंडिविजुअल के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, दूसरे में ये जीन एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। वो क्यों? वो इस वजह से कि एक्चुअली मेल और फीमेल बॉडी के अंदर कुछ एनाटॉमिकल डिफरेंस है। हमारी बॉडी पार्ट्स में कुछ डिफरेंस पाया जाता है। कुछ बॉडी पार्ट्स मेल के पास हैं, फीमेल के पास नहीं है। कुछ बॉडी पार्ट्स फीमेल के पास हैं, मेल के पास नहीं। इस वजह से उन बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड कोई भी जो ट्रेड होगा वो डेफिनेटली दोनों में से किसी एक के अंदर लिमिटेड होगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि मिल्क प्रोडक्शन ये फीमेल का स्पेसिफिक ट्रेड है, क्योंकि मेमरी ग्लैंड्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो फीमेल का बॉडी पार्ट है। इसी तरह से आप देखिए कि जो बियर्ड ग्रोथ है, बियर्ड ग्रोथ ये मेल का स्पेसिफिक ट्रेट है, फीमेल के पास ये ट्रेट नहीं होता, क्योंकि यहां पर जो हेयर फॉलिकल्स हैं मेल के अंदर ज्यादा एक्टिव होती हैं, फीमेल के अंदर वो एक्टिव नहीं होती। इस वजह से वहां पर ये ट्रेट अपीयर नहीं हो रहा। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रेट्स ऐसे थे जो दोनों में से किसी एक के अंदर लिमिटेड थे, और इसमें रीजन आपने याद रखना है कि ड्यू टू एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन द 2 बॉडीज दीज ट्रेट्स आर लिमिटेड टू आइदर मेल और टू फीमेल। ऑन द अदर हैंड जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स होते हैं दे आर फाउंड इन बोथ बट शो डिफरेंट मोड ऑफ एक्सप्रेशन, डिफरेंट इनहेरिटेंस पैटर्न इन बोथ। यानी ऐसे ट्रेड जो मेल में भी पाए जाएंगे और फीमेल में भी, लेकिन इनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस मुख्तलिफ होगा। क्या मतलब है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस मुख्तलिफ होने से? कि अगर एक ट्रेड मेल के अंदर एज अ डोमिनेंट ट्रेड इनहेरिट कर रहे हैं तो फीमेल के अंदर वही ट्रेड हो सकता है रिसेसिव हो। आपने इससे पहले जितने भी ट्रेड्स पढ़े थे, अगर कोई डोमिनेंट नेचर का ट्रेड था तो वो मेल में भी डोमिनेंट था, फीमेल में भी डोमिनेंट था। अगर कोई रिसेसिव नेचर का ट्रेड था तो वो मेल में भी रिसेसिव था तो फीमेल में भी रिसेसिव था। लेकिन ये ट्रेड्स इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। अगर ये ट्रेड मेल में हो तो इसका जीन एज अ डोमिनेंट बिहेव करेगा और फीमेल में हो तो रिसेसिव, या फिर अगर फीमेल में हो तो डोमिनेंट बिहेव करेगा और मेल में हो रिसेसिव। यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन ट्रेड्स के ऊपर, चूंकि उस पर्टिकुलर सेक्स का इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, इस वजह से इसको सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स कहा जाता है। और इसका अगर हम रीजन करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो असल में दोनों बॉडीज के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल डिफरेंस भी पाए जाते हैं। यानी दोनों बॉडीज के अंदर कुछ हार्मोन्स डिफरेंट हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह, ये फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं। मेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ही माइन्यूट होगी। और इसी तरह से जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल के अंदर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, फीमेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो इस तरह से आप देखिए कि ड्यू टू दिस फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल बॉडी, सर्टेन ट्रेड्स have different mode of expression in both bodies and such traits are called sex influence trait। जैसे इसकी एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है वो है पैटर्न बाल्डनेस।
पैटर्न बाल्डनेस का मतलब है गंजापन, ठीक है, सर के बाल एक खास एज के ऊपर आकर गिर जाते हैं और फिर दोबारा नहीं आ पाते, और ये बिल्कुल कंप्लीट बाल्डनेस नहीं होती है, पैटर्न बाल्डनेस है, यानी अमूमन ये सामने की तरफ से बाल गिर जाएंगे, कुछ लोगों में पीछे की तरफ से ये बाल गिर जाते हैं, तो इस चीज को पैटर्न बाल्डनेस कहा जाता है। तो ये जो पैटर्न बाल्डनेस का जीन है, सपोज करो कि ये पैटर्न बाल्डनेस का जीन एक्चुअली B1 है, इसको हम B1 से रिजेंबल कर रहे हैं, सही। तो बाल्डनेस अगर B1 से कंट्रोल हो रहा है तो इसके मुकाबले में जो नॉर्मल हेयर ग्रोथ है वो B2 से कंट्रोल हो रहा है। ये दोनों अल्टरनेटिव अलील्स एक लोकस पर मौजूद हैं। तो ये B1 जीन विच कॉजेज बाल्डनेस, एक्चुअली दिस इज डोमिनेंट इन द मेल, ठीक है, ये ध्यान में रहे कि ये मेल के अंदर बाल्डनेस का जीन डोमिनेंट होता है, लेकिन यही जीन B1 ये फीमेल के अंदर रिसेसिव जीन है। एक ही जीन है, मेल के अंदर आएगा तो एज अ डोमिनेंट जीन बिहेव करेगा, फीमेल में जाएगा तो एज अ रिसेसिव जीन बिहेव करेगा। ऑन द अदर हैंड जो B2 जीन नॉर्मल हेयर ग्रोथ के लिए मेल के अंदर ये रिसेसिव के तौर पर बिहेव करेगा और फीमेल के अंदर ये डोमिनेंट ट्रेड के तौर पर बिहेव करेगा, सही। तो अब आप देखिए कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर जीनोटाइप है B1, याद रहे कि B1 कौन से फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, बाल्डनेस को। तो B1 ये मेल में चूंकि डोमिनेंट है और होमोजाइगस स्टेट इस वक्त, तो मेल विल बी बाल्ड। ऐसी सूरत में अगर ये जीनोटाइप मेल के अंदर हो तो बाल्डनेस बिल्कुल डेवलप होगी। और क्या ये फीमेल के अंदर अगर ये जीनोटाइप आ जाए तो फीमेल बाल्ड होगी? यकीनन फीमेल भी बाल्ड होगी। बेशक ये B1 जीन फीमेल के अंदर रिसेसिव जीन की हैसियत रखता है, लेकिन आपको मालूम है कि जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो भी होमोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस कर जाते हैं। तो ये B1 अगरचे फीमेल में रिसेसिव था, लेकिन होमोजाइगस स्टेट में आने की वजह से ये फीमेल में एक्सप्रेस करेगा और फीमेल में भी बाल्डनेस डेवलप होगी। तो फीमेल में अमूमन बाल्डनेस का पता इस वजह से नहीं चल रहा होता कि आमतौर पर फीमेल के हेयर्स चूंकि लंबे होते हैं, तो इस वजह से अगर बीच में कोई पैटर्न बाल्डनेस हो तो अमूमन इतना पता नहीं चल रहा होता। बहरहाल फीमेल पॉपुलेशन के अंदर भी बाल्डनेस होती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम होती है। मेल आपको ज्यादा बाल्ड मिलेंगे सोसाइटी के अंदर। उसकी वजह यह है कि मेल में चूंकि ये B1 जीन डोमिनेंट है, तो अगर ये हेट्रोजाइगस स्टेट में आएगा B2 के साथ, B2 जो कि नॉर्मल हेयर्स का जीन था, लेकिन B1 डोमिनेंट होने की वजह से मेल के अंदर बाल्डनेस कॉज कर जाएगा। लेकिन चूंकि फीमेल के अंदर B1 जीन रिसेसिव है, यहां पर B2 डोमिनेंट है, तो इस हेट्रोजाइगस स्टेट में फीमेल के अंदर नॉर्मल हेयर ग्रोथ होगी, सही। और तीसरी पॉसिबिलिटी आप देखिए कि B2 जीन्स अगर ये होमोजाइगस स्टेट में आ जाएं जो कि नॉर्मल हेयर ग्रोथ के लिए हैं, तो जाहिर है कि मेल भी नॉर्मल होंगे और फीमेल भी यकीनन नॉर्मल होंगी। तो आपने देखा कि फीमेल पॉपुलेशन में नॉर्मल हेयर ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकली भी ज्यादा है और प्रैक्टिकली भी आपको डाटा यही बताता है, लेकिन मेल पॉपुलेशन के अंदर आपको बाल्डनेस की प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकली भी ज्यादा मिल रही है और प्रैक्टिकली भी आप पॉपुलेशन में से डाटा कलेक्ट करें तो मेल आपको ज्यादा बाल्ड नजर आएंगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स का जो आइडिया था वो भी क्लियर हो गया। अब इस हवाले से एक क्वेश्चन आखिर में देख लेते हैं हम कि अ मैन इज 45 ईयर्स ओल्ड। अमूमन देखो ये जो बाल्डनेस होती है ना, ये 40s के बाद जाकर ये पूरी तरह से अपीयर होती है। तो अ मैन इज 45 ईयर्स ओल्ड एंड इज बाल्ड, ठीक है। हिज वाइफ ऑल्सो हैज पैटर्न बाल्डनेस। दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो बाल्ड हैं, सही। तो व्हाट इज द मैक्सिमम रिस्क दैट देयर सन विल लूज हेयर। अब सन में बताइए कि कितना चांस है कि वो अपने हेयर लूज करेंगे, यानी वो भी बाप की तरह बाल्ड होंगे, बल्कि माँ बाप की तरह वो बाल्ड होंगे। सिर्फ सन के अंदर आपने बताना है। तो अब इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? चूंकि देखो यहां पर ये मेल बाल्ड है, तो हम यहां पर शो करते हैं। देखिए यहां पर आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 100%। कैसे 100%? देखो 100% इसको हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे कि एक पॉसिबिलिटी है, केस 1 आपको दिखा रहे हैं कि जो हस्बैंड है, हस्बैंड चूंकि हस्बैंड में बाल्डनेस होमोजाइगस स्टेट में भी हो सकती है और इवन हेट्रोजाइगस स्टेट में भी होगी, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को यहां पे अज्यूम करेंगे। तो हस्बैंड चूंकि मेल है, ये XY से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और साथ यहां पर B1 जीनोटाइप है, सही। हमने इस जीनोटाइप को X और Y के ऊपर प्लेस नहीं किया, उसकी वजह यह है कि ये सेक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोसोमल है, सही। लेकिन हम इसके पैरेलली प्लेस करके जिस तरह से डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हैं उस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे। तो B1 हमने अज्यूम किया कि ये होमोजाइगस है, बाद में फिर इसको हेट्रोजाइगस के तौर पर भी अज्यूम करके देखेंगे। तो B1
और ये एक्स वाई और इसका क्रॉस किया जाए अगर ये जो वाई फेस की, ये भी चूंकि बाल्डनेस शो कर रही है तो यहां पर भी फिर B1 जीनोटाइप होगा, क्योंकि फीमेल में अगर बाल्डनेस है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, वहां पर हेटेरोजाइगस स्टेट में तो नॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाती है, तो फीमेल भी अगर बाल्ड है तो इस तरह से ये B1 जीनोटाइप इसकी वाइफ का होगा, और ये चूंकि फीमेल है तो XX। अब आप देखिए यहां से अगर हम गैमीट्स ड्राइव करें तो ये B1 और XY, तो दो तरह के गैमीट पॉसिबल हैं। ये B1 इस X के साथ किसी गैमेट में दाखिल हो सकता है और ये B1 Y के साथ किसी गैमेट में दाखिल हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से ये B1 इस X के साथ या ये B1 इस Y के साथ, यानी ओनली 2 टाइप ऑफ गैमेट्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस इंडिविजुअल। और जबकि वाइफ से सिर्फ एक ही किस्म का गैमेट पॉसिबल है, क्योंकि ये B1 इस X के साथ जाए या इसके साथ जाए, या ये B1 इस X के साथ जाए या इस X के साथ जाए, तो हर सूरत में एक ही किस्म का गैमेट पॉसिबल है, B1X। अब आप देखिए कि अगर ये स्पर्म फर्टिलाइज करता है इस एग के साथ तो नतीजा क्या निकलेगा, B1XX, यानी ये तो है फीमेल, ठीक है, लेकिन हम फीमेल को यहां पर कैलकुलेट नहीं कर रहे। दूसरा है B1 और ये XY, तो ये मेल है, तो इसका मतलब है कि देखो यहां पर जितने भी मेल आएंगे वो B1 पजेस करेंगे, और B1 चूंकि बाल्डनेस का जीन है, इसका मतलब है कि उन मेल्स के अंदर बाल्डनेस जरूर होगी, तो इसके 100% सन्स के अंदर ये पैटर्न पाया जाएगा। तो आंसर इस तरह से 100% आपने कैलकुलेट किया। अच्छा, हम दूसरी पॉसिबिलिटी को भी चेक करेंगे, वो इस वजह से कि मैक्सिमम रिस्क का पूछा गया। वैसे बहरहाल मैक्सिमम रिस्क 100 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो यहां पर आंसर अगरचे ये 100 ही रहेगा, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि हम अगर हस्बैंड को हेटेरोजाइगस अज्यूम कर लें और वाइफ तो डेफिनेटली ये होमोजाइगस ही होगी अपने इस जीनोटाइप के लिए, तो अब आप देखिए कि इस हस्बैंड से 4 टाइप के गैमेट्स पॉसिबल हैं। ये B1 इस X के साथ असॉर्ट हो सकता है, B1 Y के साथ भी असॉर्ट हो सकता है, B2 X के साथ भी असॉर्ट हो सकता है, और B2 Y के साथ भी असॉर्ट हो सकता है। तो 4 काइंड ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द हस्बैंड, और वाइफ चूंकि ये कंप्लीट होमोजाइगस जीनोटाइप शो कर रही है तो ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट इज पॉसिबल, दैट इज B1X। और अब आप इन चारों गैमेट्स को 1 बाय 1 इस गैमेट से फर्टिलाइज करवाएं तो आप देखें B1XX ये फीमेल है, बार्ड होगी, B1XY ये मेल बार्ड होगा, B2XX ये नॉर्मल हेयर रखती होगी, और B2XY तो ये मेल भी बार्ड होगा। देखो हम चूंकि मेल्स में कैलकुलेट करें तो ये 2 मेल्स हैं, दोनों ही बार्ड हैं, यानी अगेन 100%। इसका मतलब है कि दोनों केसेस से हमें ये फाइनली नतीजा निकला है कि मैक्सिमम रिस्क that their son will lose hair is 100%। लेकिन अगर यहां पर सवाल पूछा जाता कि बताइए इनकी डॉटर में कितना चांस है, तो डॉटर में अगर हम यहां पर अगेन मैक्सिमम रिस्क कैलकुलेट करते तो वो 100% ही होता, क्योंकि ये पहले वाले केस में आपने देखा 100% चांस था, लेकिन दूसरे केस में 50% चांस था, ठीक है। तो या इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपने ये जरूर देख लेना है, आपसे मैक्सिमम रिस्क पूछा जा रहा है, मिनिमम रिस्क पूछा जा रहा है, और अगर ये मैक्सिमम मिनिमम मेंशन ना हो तो तब भी आपने मैक्सिमम वाले रिस्क को सही आंसर तस्वर करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये अपने अख्ताम को पहुंचा है, तो इंशाल्लाह ये अब हमारा जेनेटिक्स का पार्ट खत्म हो गया है। अब आगे हम एवोल्यूशन को कवर करेंगे, और फिर उसके बाद जो कुछ टॉपिक्स हमारे रहे हैं बीच में उनको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.